नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो आईपीसी में कितने प्रकार की सजा के प्रावधान है, इससे संबंधित है। और इसके अलावा अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, आईपीसी में कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है। प्रश्न या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की। आईपीसी के तहत कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके जहन में चल रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन अतिथियों से। मेरे साथ जैनेंद्र कुमार ओझा हैं नोएडा स्टूडियो से, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। कृष्ण जी शुक्ला हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। साथ ही मंजूषा कपिल हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत शुक्ला जी मैं आपसे ही करूंगा, कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है आईपीसी के तहत? भारतीय दंड संहिता में मूलतः 2 प्रकार की सजा का प्रावधान है। एक तो आर्थिक है, दूसरी शारीरिक है। अब आर्थिक में भी पेनाल्टी लग सकती है और इसके अलावा जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेज, उसमें मुआवजा दिलाने का भी कोर्ट को अधिकार हो गया है। कई जगहों पर समझौते होते हैं और मुआवजा दिलाया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक रूप से 2 प्रकार के सजा हो गई। और जो शारीरिक दंड के प्रावधान है उसमें साधारण कारावास, सश्रम कारावास, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड, इस प्रकार के 4 प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। और मृत्यु दंड रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेज में दिया जाता है, जो कि बहुत ही जघन्य हीनियस क्राइम हो गए, उसी में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। और आजीवन कारावास 10 साल की सजा, 7 साल की सजा और इससे नीचे 3 साल तक की सजा का भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इधर हाल में काफी सुधार किए हैं। जजमेंट में उन्होंने कहा है कि अब कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर कि पीड़ित पक्ष को कुछ नहीं मिलता और अपराधी भी कई बार छूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुआवजा, पीड़ित पक्ष को भी मुआवजा कुछ दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस पर अभी विचार चल रहा है। कुछ मामलों में कोर्ट ने मुआवजा देने की भी व्यवस्था की है। मंजूषा कपिल जी, आप किस तरह से डिफाइन करेंगी, कैसे परिभाषित करेंगी आईपीसी को? देखिए जी, भारतीय दंड संहिता जिसको हम लोग आईपीसी शॉर्ट में कहते हैं, इंडियन पिनल कोड जी, इसमें ये दंड के जो प्रावधान है, ये बात सही है कि 2 तरह के हैं। एक तो आप पनिशमेंट, आप जुर्माना जमा करके कर सकते हैं। कुछ है जिसमें आपको शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है, आपको प्रिवेंट किया जाता है वहां पे कि आप एक जो हम लोग कह सकते हैं संस्था बनी है या एजेंसी है जिसको कारागार कहते हैं, ये सुधार के लिए कि मतलब आप वहां पे आपको प्रिवेंट किया जा रहा है, आप किसी तरह का कोई अपराध और आगे ना कर पाए इस तरह का, या वहां बैठ के एक प्रायश्चित वाली बात जो कहते हैं वो कर सकें। इसमें क्या होता है, ये देते हैं कि आप जो सजा आपको दी जा रही है, आपने अपराध किस तरह का किया है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसका सोसाइटी पे असर कितना है, उससे इफेक्टेड कितने लोग हैं, इसके अकॉर्डिंग सजा का टर्म्स हैं कि मतलब कितना ड्यूरेशन होगा, 6 महीने होना चाहिए कि 2 महीने होना चाहिए कि 1 साल होना चाहिए कि 2 साल होना चाहिए। इसमें आपके कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको जेल का प्रावधान, जिसको हम लोग दंड कह रहे हैं, वो जेल का प्रावधान है। और ऐसा नहीं कि जेल में जाके आपको किसी तरह की शारीरिक यातना मिलनी है, ऐसा नहीं होता है।
कुछ दंड ऐसे हैं जिनमें आपको जेल के भी तय किया जाता है कि इतने साल की सजा है आपको, और साथ में जुर्माना है। कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सजा है, जेल का प्रावधान है, जुर्माना नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनमें आप ऐसे पिटी ऑफेंसेस, जिनको नाम देते हैं पिटी ऑफेंसेस, कि मतलब आपने ऐसा अपराध किया है जिससे बहुत ज्यादा सोसाइटी हार्मफुल नहीं है, या उसका इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं, उसकी ग्रेविटी इतनी नहीं कि आप जुर्माना जमा करके जहाँ 1500, या जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कहीं पे किसी को 50 रुपए का कुछ हानि हुई है तो 50 रुपए में कहती है कोर्ट में, भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि आप इतना पैसा जमा करके आप उससे कि आप दोबारा ये ना करें, क्योंकि आईपीसी का मोटिव ये है कि अपराध करने से रोकना, समाज को, सोसाइटी को उसमें अपराध ना हो। अपराध क्या है? वो ये है कि जो किसी का अधिकार है जी, उससे किसी को अगर हमारे कोई ऐसे कार्य से, हमारे कोई किसी ऐसे एक्ट से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, या उसका असर कुछ ऐसा होता है कि जिसको हम अपराध की श्रेणी में लाते, जो हमने किया और किसी के अधिकार खत्म हुए जी, चाहे जीवन का अधिकार हो, चाहे रहने का अधिकार हो, चाहे खुले घूमने का अधिकार हो, और अधिकार जो है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है जी। तो ये बात सही, सजा में जो बात की जा रही है दो तरह के आएंगे। चलिए बिल्कुल हम और भी तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों से भी साथ साथ हम अपील करते हुए चलते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई कानूनी विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज का विषय हमारा आईपीसी से संबंधित है। इसके तहत कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। ओझा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो अभी शुक्ला जी की तरफ से बताया गया कि दो तरह की सजा का प्रावधान है, एक आर्थिक, जैसे जुर्माने के तौर पर कहा जा सकता है, मुआवजे के तौर पर कहा जा सकता है, या फिर शारीरिक। लेकिन इस सजा को तय करने का आधार क्या कुछ होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो क्राइम से रिलेटेड है, और ये बात होती है इसमें मेन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की जैसे हम शुरुआत करते हैं, वैसे बात आती है कि कैसे सोसाइटी में, जैसे आईपीसी है, आईपीसी में जो दिया हुआ है सेक्शन 53 में सजा के जो 6 दिए हुए हैं, 6 टाइप की सजा की बात हो गई है कि उसमें डेथ पेनाल्टी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, रिगोरस इम्प्रिजमेंट है, फाइन है, और सिंपल इम्प्रिजमेंट की बात की गई है। तो ये कुल मिला जुला करके जो है हमारा आईपीसी, ये एक थ्योरी है बेंथम की। वो थ्योरी है प्लीजर एंड पेन। अभी तक जो हम सर लोग को सुने, मैडम को सुने, इसमें सजा की बात यही है कि जैसे कि आप कोई प्लीजर और पेन की थ्योरी जो बेंथम महोदय ने हमारे दिए हैं, उसमें है कि आपने किसी क्राइम को करते समय कितना आपको आनंद मिला था, और उसके बाद से आपको सजा उसी हिसाब से दी जाए। तो इसको कहते हैं हम प्लीजर और पेन की थ्योरी। इसको हम आम बोलचाल में अगर कहें तो इसको है कह सकते हैं कि जितना मजा आपको क्राइम करते समय मिला, उसी हिसाब से आपको सजा भी मिले। तो क्राइम में जैसे हम बात करते हैं तो हमारे जो, जैसे कि आप मान लीजिए कि सोसाइटी में जो चीजें, जैसे किसान है, खेत में कोई चीजें उगाता है, तो हमारे पास डायरेक्ट चावल आ जाता है, हम देखते हैं कि ये चावल है, लेकिन चावल के पीछे की क्या कहानी है। तो इसी तरह हमारा, जिससे हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, तो इसमें बात आती है कि हमारे जो लॉ हैं वो थ्योरी पे डिपेंड होते हैं। तो हमारे लॉ में जो है थ्योरी बनी हुई है, तो 5 तरह की जो थ्योरी है वो इसमें मेनली गवर्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें है डिटरेंट थ्योरी की बात की गई है, प्रिवेंटिव थ्योरी की बात की गई है, कंपनसेटरी थ्योरी की बात की गई है, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी की बात की गई है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात की गई है। तो इसमें जितने सारे थ्योरी हैं, जैसे आजकल जो कानून बन रहे हैं हमारे, उसमें रिफॉर्मेटिव थ्योरी के आधार पर कानून बनेगी, कैसे हम रिफॉर्म करें। जैसे कि कोई क्रिमिनल है, तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस किया और उसके बाद से वो आ गया, जेल में आ गया किसी कारण से, तो उसको हम कैसे, अगर वो पढ़ा लिखा है तो जेल में हम उसको क्या काम देते हैं, अगर उसको रिगोरस इम्प्रिजमेंट हुआ, कठिन कारावास की सजा ही हुई है, तो उसको हम सबसे पहले सजा ये देते हैं, उसको कठिन कारावास में उसको काम करवाया जाए। कठिन कारावास मीन्स कि आपको जेल में जाने के बाद भी कुछ काम करने पड़ते हैं, तो उसमें हम लाइब्रेरी के काम दे देते हैं, या जो जेल में जो और भी क्रिमिनल हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी दे दी जाती है। तो ये जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, पहले के जो बनते थे कि जैसे प्रिवेंटिव थ्योरी हुआ या रेट्रीब्यूटिव थ्योरी हुआ। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में हम बात करते थे कि आई फॉर आई, जैसे कि आप मेरा अगर एक आंख फोड़े हैं तो हम भी आपका एक आंख फोड़ देंगे। तो ऐसे समय के हिसाब से सारी चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो उसी के हिसाब से जो है हमारे जो लॉ हैं वो एक थ्योरी पे डिपेंड होते हैं, ना कि हम कहीं सुनी बातों पर कुछ भी कर सकते हैं। वक्त पर इस पर रिफॉर्म भी होता रहता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा आज के डेट में
अप्लाई। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल सबसे पहले ले लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका, अपना सवाल कीजिए। राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, मेरी एज जो है 47 है जी, और मैं न रहने पे मेरे बच्चे को उठा के लेके ऑलरेडी जो है भाई जो है भी किए। मैं उनको बोला कि मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, मैं हाजिर होता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मेरे ऊपर झूठी FIR जब की है और मैं जमानत लेना चाहता हूँ। आपका प्रश्न हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंचा है। आपने ये कहा कि आपके बच्चे को जबरन ले जाया गया, आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। कौन लेकर गया आपके बच्चे को? ये सर ना, ये एक 3 स्टार पुलिस स्टेशन के मिस्टर अविनाश। चलिए ठीक, कृष्ण जी शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा। क्या इन्हें कानूनन रास्ता आप बताएंगे? हालांकि इनका प्रश्न ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंचा है। जहां तक इनका सवाल यही है कि इनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है और इनको पकड़ने के बजाय इनके बच्चे को पुलिस लेकर गई है। तो इनको आगे क्या कदम उठाना चाहिए ताकि ये राहत महसूस कर सके? आईपीसी जो है कॉलोनियल लॉ है। ये जब हम देश गुलाम हमारा था उस समय ये कानून बना था। तो उस समय ये था कि अगर कोई अपराधी है तो उसमें 3rd डिग्री प्रयोग करने के लिए वो लोग करते थे ताकि वो अपने अपराध कबूल कर ले। जैसे कि ब्रिटेन में है, ऐसा नहीं होता। वहां पर साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, अपराधी के सामने रख देते हैं कि आप ये कबूल करिए। तो यहाँ भारत में ये 3rd डिग्री अप्लाई करके और वो प्रेशर कराते हैं। तो इनके बच्चे को इसलिए ले जाया गया है ताकि इन पर प्रेशर आए और ये थाने में जाकर सरेंडर करें और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सके। क्योंकि घर पर अगर नहीं मिले तो लड़के को ले गए, लेकिन लड़के को अरेस्ट नहीं करेंगे और उसे उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर इस संबंध में इनको कोई रेमेडी लेनी है तो इनको तत्काल इस सब जानकारी उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए और इनको किसी कोर्ट में सरेंडर करके अपनी जमानत की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर हाईकोर्ट में जाकर अरेस्ट स्टे के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। और इसके पहले ये पुलिस अथॉरिटीज को और राज्य सरकार को सूचित करें कि इस ढंग से मेरे खिलाफ जो FIR है जो फर्जी है उसको लेकर के मेरे परिवार के अन्य सदस्य जिनकी कोई भूमिका नहीं है उनको पुलिस प्रताड़ित कर रही है। इसको लेकर के ये प्रिवेंटिव एक्शन कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं राजेश जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो तरीका भी आपको कृष्ण जी शुक्ल जी की तरफ से बताया गया वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत भी जरूर पहुंचेगी और आप अपनी बात माननीय अदालत के सामने रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सरेंडर करना होगा। एक और दर्शक धनबाद से अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए अजय जी। सर, मैं 498 में हाईकोर्ट बेल गया था सर जी, और वहाँ मुझसे इंटरिम रिलीफ के रूप में 5000 बांध दिया गया, ठीक ना सर। और बाद में सर लड़की खुद घर छोड़ के गई है सर, लड़की नहीं आ रही है सर। अब मैं क्या करूँ सर? ओझा जी, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या था? एक बार सवाल अजय जी अपना फिर दोहरा देंगे? तो देखिए सर, मैं 498 में वहाँ से मेरा बिल रिजेक्ट हुआ सर। फिर मैं हाई कोर्ट गया था, वहाँ मुझे 5000 रुपये मेंटेनेंस रूप में बांध दिया गया था। लेकिन सर लड़की खुद घर छोड़ के गई है सर, लड़की खुद नहीं आ रही है सर और दूसरे साथ भाग गई सर। बताइए, फिर भी मुझे 5000 रुपये का मेंटेनेंस बांध दिया गया था। ठीक, ओझा साहब 5000 आपका मेंटेनेंस बांध दिया गया और लड़की जो है वो आपके बिना मतलब कंसेंट से गई हुई हैं, अपने से भाग के चली गई हैं जी। तो इसमें जो है हमारा 125 का जो क्लॉज 4 है CRPC का, वो यही कहता है कि अगर आपका कोई जेन्युइन कारण नहीं है उनको अगर दूर रहने का, अगर कोई जेन्युइन कारण नहीं है कि वो आपसे दूर रहें या अपने मन से कुछ गए, तो उनको मेंटेनेंस भी देने का कोई आपका अधिकार नहीं बनता है। मतलब आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल कंसेंट से अलग है तो भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका पास कोई सफिशिएंट उनके पास रीजन नहीं है कि हाँ वो क्यों आपसे अलग हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। फैमिली लॉ में जो है वो हर आदमी अपने आप को सही बताता है। हम लोग तो प्रैक्टिकल डे बाय डे से रूबरू हैं, तो इसलिए आप जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जब आपके जो भी हैं डिपेंडेंट हैं उनसे अगर बात की जाए तो इसमें चीजें हैं, तो आपके कंसर्न जो एडवोकेट होंगे वहाँ उनसे आप संपर्क करके अपनी बात को जो है रखिए। और इसमें जो है 125 में अगर मैंने 2 चीजें बता दी, अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है उनके अलग रहने का,
या फिर बहुत बार होता है कि हम लोग देखते हैं कि आपके मदर फादर से परेशान होकर के अगर लड़की अलग रह रही है तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो अगर जेन्युइन कारण कोई नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है देने का। आप इसको अपने जैसा इन्होंने बताया कि 5,000 का गुजारा भत्ता भी बांध दिया गया है, तो इसके बाद भी ऑप्शन बचता है इनके पास। हाँ, अगर गुजारा भत्ता बांध दिया गया तब तो आपको ही देना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि हाँ हम इसी ग्राउंड अपने जो एडवोकेट होंगे आपके उनके थ्रू आप अपनी बात कोर्ट में रखें। अगर आपको बांध दिया गया तब तो आपको देना पड़ेगा अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अल्टरेशन नहीं होता है। जो हमारे 127 है उसमें अल्टरेशन की भी बात की गई है। सीआरपीसी की 127 जो सेक्शन है उसमें अल्टरेशन की भी बात की गई है कि हाँ कौन सा आपका मेंटेनेंस जो है वो अल्टर बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें लॉ में पॉसिबल है। आप अपने कंसर्न एडवोकेट से अपनी बात बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अजय जी का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इंद्र राज जी अगले दर्शक हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए इंद्र राज जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे एक जमीन का मामला था सर, पहले सेशन कोर्ट में उसका मामला केस चलता है सर, वो फिर हाई कोर्ट में चला जाता है सर। परंतु सर उसमें हाई कोर्ट में फैसला हो जाता है, परंतु सर उसमें एक हिस्सेदार है उसका नाम सुन जाता है सर, और अभी उस फैसले को हमें चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट में करना पड़ेगा या वापिस सेशन कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा सर हाई कोर्ट के फैसले से? मंजूषा कपिल जी क्या जवाब देंगी? नहीं, उसमें जी ये जो इसमें बता रहे हैं इनका सेशन कोर्ट से हुआ उसके बाद हुआ। अगर हाई कोर्ट में गया है तो सेकंड अपील में गया होगा, सेकंड अपील में गया होगा अगर वहां से फाइनल हो गया है। चूंकि ये लोअर कोर्ट से फिर सेशन से फर्स्ट इन्होंने एक अपील करी, पहले लोअर कोर्ट में इनका सूट फाइल हुआ, सूट फाइल होने के बाद इन्होंने अपने एविडेंसेस दिए होंगे, वो एग्जामिन हुए होंगे, उसके बाद कोर्ट का फाइनल ऑर्डर हुआ होगा जिसको उन्होंने फर्स्ट अपील में चैलेंज किया होगा। फर्स्ट अपील में चैलेंज करने के बाद सेशन कोर्ट से इनका जो भी ऑर्डर हुआ होगा वहां पे भी इनके इन्होंने जो भी अब ये जब वहां से डिसीजन ले करके हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में ये देखा जाता है जो लोअर कोर्ट में मीन्स फर्स्ट अपील जो की थी और प्राइमरी सूट जो इन्होंने फाइल किया था उन दोनों के टाइम पे क्या सब्सटेंशियल लॉ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्रेम हुए थे और वो सही तरीके से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब अगर ये अपनी बात सही तरह से कोर्ट के सामने नहीं रख पाए हैं, क्योंकि कोर्ट में आपको सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ता है, अपनी बात को साबित करने के लिए जो हम कह रहे हैं उसके सपोर्ट में हमें एविडेंस देना होगा, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो बात क्यों सही मानी जाए और कोर्ट उन एविडेंसेस को देखती है, फिर उनको एग्जामिन करती है या उनको कंफर्म कराती है या वेरिफिकेशन कराती है। अब आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया है। अब पहली बात तो ये है कि इनको ये पता नहीं है, जो इन्होंने पता होगा, हो सकता है ये बात नहीं कह पाए, सेकंड अपील में ऑर्डर हुआ है या क्या टाइटल डिस्प्यूट था या क्या डिस्प्यूट था, वो चीज अभी कंफर्म नहीं कह रहे हैं। इंद्र राज जी, तो अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो इस बात का जवाब आप दे सकते हैं। उसमें सर एक हिस्सेदार का नाम छुटा हुआ सर, एक हिस्सेदार का नाम छुटा हुआ सर, वो हिस्सेदार अब हाई कोर्ट से चैलेंज करना पड़ेगा सर फैसले को। मंजूषा जी थी जमीन में किसी एक का नाम छूट गया था, वो आपको दर्ज कराना था, आपका कहना ये है? इंद्र राज जी चले शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन जो भी इन्होंने अपनी समस्या बताई तो इस हिसाब से इनके पास कोई ऑप्शन बचता है क्या? जैसा आपने कहा कि अगर मजबूत साक्ष्यों के साथ अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो ये क्या हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हाई कोर्ट में जो जिस बात को लेके एक बार आप किसी बात को लेके आप जब सूट फाइल कर चुके हैं, कोर्ट उसको एग्जामिन कर चुकी है, उनके डॉक्यूमेंट्स को फाइनल डिसीजन दे चुकी है, तो सेम फैक्ट पे सेम क्वेश्चन को रेज हम दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमको मौका मिला अपनी बात कहने का, हम कोर्ट में आए, हमने अपनी बात कही, तो तब क्यों नहीं सारी चीजें हम सामने लाए, क्योंकि कोर्ट ने उन चीजों को एग्जामिन किया है। तो वही चीजों को अगर हम फिर से एक ही बात को दोबारा बार बार कहेंगे तो कोर्ट इसके लिए वक्त जाया नहीं करती है। दूसरी बात, इनकी रेमेडी अभी इनको इसलिए नहीं समझ में आ पा रही है या हम लोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बताया कि प्रॉपर्टी में किसी एक का नाम छूटा हुआ था। तो नाम छूटा हुआ था, जिसका नाम छूटा था उसका राइट कहाँ से बनता है, उसका क्लेम वो कैसे अपना बताएगा, उसके पास कहाँ से उसको प्रॉपर्टी वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने में, ये सब चीजें कोर्ट में बतानी पड़ेगी। चलिए बिल्कुल, हम इंदिरा जी से अपील भी इस बात को लेकर करते हैं कि आपके इस पूरे विवाद से संबंधित जो दस्तावेज हैं, अगर उनकी एक कॉपी आप हम तक उपलब्ध करा देते हैं तो उसका परीक्षण करने के बाद और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पुणे से एक और दर्शक अनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अनीता जी। हेलो, नमस्ते।
मैं पुणे से बात कर रही हूँ और मैं खुद एडवोकेट हूँ। मैडम, मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी कि मैं एक पब्लिक लिटिगेशन हाई कोर्ट में दायर करना चाहती हूँ, तो उसमें आपकी मुझे हेल्प चाहिए थी। दरअसल सब्जेक्ट ये है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है उनको जो क्वासी जुडिशियल राइट्स रहते हैं तो वो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में जो नोंदी लेते हैं, मतलब म्यूटेशन एंट्रीज वो लेते हैं, तो वो अपने दायरे से बाहर जाकर के लेते हैं। तो इस सिलसिले में पहले भी कई बार लॉ कमीशन के सामने या फिर बार काउंसिल के सामने या फिर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हो चुकी है कि इनके जो राइट्स है वो इनसे निकाल करके या तो सिविल कोर्ट में दिए जाते हैं या फिर जैसे कि फैमिली कोर्ट है, कंज्यूमर फोरम है, वैसे कोई एक फोरम करके उनके पास दिए जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा हुआ कि मतलब ज्यादा लोगों का अनीता जी परेशानी आप सीधा बताइए, आपका सवाल जो है वो सीधा सवाल बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? जी, मुझे दिक्कत ये आ रही है कि पहले हेलो जी 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 मुझे दिक्कत ये आ रही है कि पहले तो मैं खुद एडवोकेट हूँ और मुझे खुद मतलब मेरी फैमिली और मेरी खुद की प्रॉपर्टी के बारे में कई सारी म्यूटेशन एंट्री गलत तरीके से हुई है। जी जी। और उनके लिए मुझे मतलब तहसीलदार होता है, फिर डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, फिर ठीक। शुक्ला जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे, शुक्ला जी। उस मामले में अगर कभी कोई आगे अपील या कोई भी सूट पेंडिंग है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन वहां दाखिल करें और उसमें डिमांड करें कि ये एक्ट ये कहता है और एक्ट के प्रावधान को जानते हुए भी संबंधित अधिकारियों ने एक्ट के खिलाफ जानबूझ कर फैसला दिया है, जो कि एक ऑफेंस है। तो धारा 340 के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा आपराधिक दर्ज होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सिर्फ इसमें यह साबित करना पड़ेगा कि लीगल प्रोविजन ये थे और ये कोर्ट की नॉलेज में भी था और वो टोटली इग्नोर कर दिया गया लीगल प्रोविजन को और उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने मैलाफाइडली इंटेंशन से वो फैसले दे रहे हैं जो कि उनको अधिकार नहीं है। तो 340 में धारा सीआरपीसी की उसमें मुकदमा किया जा सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं अनीता जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि कोई भी कानूनी समस्या अगर आपके सामने है तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ओझा साहब, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जैसा कि सज़ा का प्रावधान आर्थिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर अभी शुक्ला जी की तरफ से बताया गया, आजीवन कारावास को लेकर लोगों में थोड़ा भ्रम की स्थिति हो जाती है कि आजीवन कारावास का मतलब क्या, ताउम्र जेल में रहना है या फिर 14 वर्ष रहना है या फिर 20 वर्ष, क्या इसको लेकर लोगों में कहीं उलझाव होता है? हम चाहेंगे दर्शकों को आप बताएं। अभी जो रेप के मामले में जितने डिसीजन हुए हैं, जितने कानून बने हैं, आप उसमें स्पष्ट देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिख करके, ये पहले में जो भी चीज़ें लिखी गई थी वो अलग थी। आज के डेट में अगर जो चीज़ें लिखा वो क्लियर कट लिखा हुआ है कि टिल द डेथ, मतलब जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है तब तक आपको जेल में रहना होगा। उसका कुछ लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स लाइफ इम्प्रिजमेंट, उसका कुछ नहीं, मतलब अब इसमें कोई भी इफ बट की बात नहीं रह गई है। लाइफ इम्प्रिजमेंट ये नहीं, हाँ ये जो प्रोविजन आप बता रहे जैसे 14 साल की बात है, तो 14 साल की बात है। 14 साल में हम होता क्या है कि 14 साल जैसे आपका सजा हो गया या फिर आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट हो चुका है, अगर राज्य सरकार चाहती है कि हाँ आपके सजा को, जैसे आपका उम्र अगर 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, तो राज्य सरकार अगर ये चाह रही है स्टेट गवर्नमेंट की हम आपके मतलब ऐसे एक ह्यूमनिटी के नाम पे, तो आपको जो है रिलीज कर सकती है। वो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे 15 अगस्त पे या 26 जनवरी के पहले ये चीजें हमारे यहाँ भी होती हैं कि रिलीज कर, कुछ जैसे कि मान लीजिएगा आपने सजा का आधा 10 साल आपने बिता दिया जेल में और आपकी एज जो है वो 70 साल हो गई है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको लेकर के ही समाज में ये चीजें इसीलिए सुनने में आती हैं कि इसको लेकर के समाज में ये चीजें बताई जाती हैं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट था, इनको आजीवन का कारावास था, लेकिन ये पहले ही चले आए, इनका इसका मतलब कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब 10 साल में आप आ गए घर पे। तो ये स्टेट का जो है डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन का कारावास मीन्स वो स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। वो जो चाहे, अगर पहले भी आपको आपके एज के हिसाब से
या आपको ह्यूमनिटी का, आपने जेल में बहुत बार होता है, जैसे मैंने बात किया अभी रिफॉर्मेटिव थ्योरी वाली, तो इसमें रिफॉर्म, अगर आप जेल में भी आपका अच्छा व्यवहार रहा, अच्छा सब कुछ आपने किया, जेल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़ा, तो वहां पे भी अगर अच्छा आपका व्यवहार रहा है, अच्छा बातचीत रहा है, तो इस आधार पे भी आपके रिकॉर्ड को देखते हुए, और फर्स्ट ऑफेंडर हैं आप, तो आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको एज के हिसाब से आपको जो है पहले भी रिलीज कर दिया जाता है। और आपको बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का उत्तर देने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।